नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर का राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में डिस्कशन करेंगे फटाफट, जो कि यूपी पीसीएस के लिहाज से और आगामी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। एक क्रम ध्यान रहे, 15वें उपराष्ट्रपति कौन बना है? सीपी राधाकृष्णन, चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन, ये 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इनके विपक्ष में कौन खड़ा था? तो बी सुदर्शन रेड्डी इनके विपक्ष में खड़े थे। इसके बाद देखें तो इनको वोट मिले प्रथम वरीयता में 452 और विपक्ष वाले को मिले 300, तो 452 ये यहाँ पर। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य थे। फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, बस कि 788 सदस्य थे। कौन करता है? राज्यसभा लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा थोड़ा इनका बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि इसके पहले जो है वो झारखंड के राज्यपाल थे और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रहे थे। तो झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ सबके राज्यपाल भी रह चुके हैं। स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025 ये जारी हुआ है। स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025, इसमें जो है इंदौर, देवास, अमरावती ये टॉप पर है। इसको ध्यान रखें। अलग अलग श्रेणी है, उस श्रेणी के हिसाब से देखें। 10 लाख से अधिक आबादी में टॉप पर कौन किया है? इंदौर। 10 लाख से अधिक की आबादी में इंदौर, दूसरे जबलपुर, तीसरे पे आगरा और सूरत, ये एक साथ में है चौथे पे। तो इंदौर, जबलपुर, आगरा, सूरत, ये 10 लाख की अधिक आबादी में पहले पे इंदौर, दूसरे पे जबलपुर, तीसरे पे आगरा, सूरत एक साथ में है। फिर 3 से 10 लाख की आबादी में देखें तो अमरावती है पहले पे है, अमरावती है पहले पे, और दूसरे पे है झांसी मुरादाबाद, दोनों मिला करके झांसी मुरादाबाद दोनों दूसरे पे हैं। और 3 लाख से कम की आबादी में पहले पे है देवास, पहले पे देवास, बस इतना ध्यान रखें। और 2 बन गए हैं वेटलैंड सिटी। वेटलैंड सिटी को मान्यता मिली है किसको? इंदौर को और उदयपुर को, ये अच्छे से ध्यान रहे। इंदौर और उदयपुर ये बन गए हैं वेटलैंड सिटी। और फिलहाल जो है 91 रामसर साइट हो गए हैं। अभी 2 और बढ़ गए हैं, 93 रामसर साइट हो गए हैं। 2 बिहार में नए बने हाल ही में, लेकिन वो एकदम रिसेंट में है तो उसको नहीं पूछेगा। जहाँ तक है 91 रामसर साइट हो गए हैं ये पूछेगा। और जंगल फेफड़े हैं तो झीलें गुर्दे का काम करते हैं, ऐसे ध्यान दें बस। अब SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 40 से घट के 25 हो गई। ये पूछ लेगा कि शिशु मृत्यु दर जो है वो 40 से घट के कितनी हो गई है? 25 हो गई है। यहाँ पे देखें कि पहले 2013 में शिशु मृत्यु दर क्या थी? 40 थी, लेकिन अभी घट करके 37.5% की गिरावट आ गई है और अब यह घट करके 25 हो गई। ये अच्छे से ध्यान रहे कि 40 से आके 25 पे आ गई हैं। 2013 में 40 थी और 2023 में आकर के 25 हो गई। देखिए 2023 रिपोर्ट अभी जारी हुआ है, लेकिन नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 है ये। तो 10 साल में देखिए कितना गिरावट आ गया है, 37.5% की गिरावट आई है, अब हो गया 25। इतना ही ध्यान रहे। इसके अलावा हाँ, ये सबसे कम जो है वो मणिपुर में 3 है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ पे है? ये भी अच्छे से ध्यान रहे, मणिपुर में है। उसके बाद केरल। बिहार के बारे में भी दिया है इसमें, तो वो सब नहीं, कुछ नहीं, बस इतनी बातें इसमें ध्यान रखने वाली थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 आया है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? IIT है। कौन है? IIT है, IIT मद्रास है। और लगातार 10वीं बार है, लगातार शब्द पे भी गौर करना है, लगातार 10वीं बार आया है IIT मद्रास। संस्थागत मतलब NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास टॉप पर रहा है लगातार 10वीं बार। फिर है IISc बेंगलुरु, फिर IIT मुंबई, फिर दिल्ली वाला, फिर कानपुर वाला। ये क्रम पाँचों याद रहे, नीचे से ऊपर क्रम मैप अगर पता हो
नीचे से ऊपर जाएंगे तो वही क्रम मिलेगा। IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, फिर IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पूरा मिल गया आराम से। तो एक क्रम अच्छे ध्यान रहना चाहिए। इंजीनियरिंग में कौन है? IIT मद्रास, इनोवेशन में IIT मद्रास, अनुसंधान में IIT बेंगलुरु, चिकित्सा में एम्स दिल्ली, कानून में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु वाला, कृषि में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद, ये ध्यान रहे। फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में IIT रुड़की, कॉलेज में हिंदू कॉलेज टॉप पर है, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में जादवपुर विश्वविद्यालय, स्किल विश्वविद्यालय में इतना नहीं है, एग्जाम में आएगा, फिर भी देख लें। सतत विकास लक्ष्य श्रेणी में IIT मद्रास है। चलो, भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट विक्रम लॉन्च हो गया। ये एग्जाम पूछेगा कि विक्रम क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा विक्रम क्या है। भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप है ये, 32 बिट चिप। सेमिक और इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को अश्विनी वैष्णव ने मोदी जी को देश का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम प्रदान किया। तो देश का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? विक्रम नाम है। और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया इसको। और मोदी ने इसको क्या कहा? डिजिटल डायमंड्स कहा है। माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है आधिकारिक तौर पर? विक्रम 3201, विक्रम 3201। और कौन बनाया है? तो इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने बनाया है इसको। बस, इससे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। चल, जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक, उसका नाम क्या है? आदिवाणी। आदिवाणी। जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक का नाम क्या है? आदिवाणी नाम है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जो है ऐसा कार्य किया, आदिवाणी नाम का एक AI संचालित अनुवादक बनाया है। इसमें बस आदिवाणी जो है वो संथाली, भीली, मुंडारी, गोंडी का समर्थन करेगी। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रहे, संथाली जो पूर्वी भारत का जो है भाषाएं, संथाली, भीली, मुंडारी, गोंडी, इन भाषा का समर्थन करेगी। बस। NSS ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जारी की है। कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन 2025 ये जारी किया गया है। इसमें क्या ही कुछ इसमें ऐसे पढ़ने लायक का नहीं है जो परीक्षा में पूछे UPPCS में, उसको छोड़ो। जामनगर विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स कौन है? जामनगर बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का महत्वाकांक्षी योजना घोषणा की है। ठीक है, ओके। कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर स्थल बनेगा, सबसे बड़ा सौर स्थल। प्रतिदिन 55 मेगावाट की उसमें ऊर्जा का उत्पादन होगा, ये भी ध्यान रहे। अब एक रिपोर्ट और है शिक्षा मंत्रालय की, भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचना रिपोर्ट प्रणाली प्लस, मतलब ये जो कहते हैं यूडाइज की रिपोर्ट, UDISE, यूडाइज प्लस पूछे एग्जाम में। यूडाइज प्लस रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। कौन प्रकाशित किया? नीति आयोग? नहीं, शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किया। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है।
छात्र शिक्षक अनुपात जो है क्या है, इतना नहीं एग्जाम में पूछे गए, सब मेंस के लिए इसे पढ़ सकते हैं। यह हल्का ध्यान रहे कि कक्षा 1 से 7 तक नो 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 कुछ नहीं। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक जारी हुआ है। ये आ सकते एग्जाम में कि महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट 2025 आया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें अगर हम, तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन सा वो है शहर, सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर देखिए यहाँ पे। हाँ, ये एग्जाम में आएगा कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। ये परीक्षा में पूछेगा। विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो ज़्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोहिमा, अगर हम देखें टॉप 6 में, तो कोहिमा, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर 4 ठो आ गया। तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर। तो 3 ठो ध्यान रहे, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर। कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर। और सबसे निचले स्तर पे कौन है? तो पटना। जो पटना है इसकी स्थिति सबसे खराब बताई गई महिलाओं के लिए। उसके बाद जयपुर का, पटना जयपुर सबसे बेकार है महिलाओं के लिए, ऐसा रिपोर्ट में कह रहा है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन साणंद में शुरू। साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन कहाँ में शुरू हुआ है? साणंद में। और केंद्रीय मंत्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं, मेटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव हैं मंत्री। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साणंद में भारत की पहली पूर्ण पैमाने पर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर्स असेंबली और टेस्ट पायलट लाइन सुविधाओं में से एक का उद्घाटन किया। ठीक बात है। इसमें इसके अलावा कोई काम की चीज़ नहीं है, कुछ नहीं पूछेगा परीक्षा में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, इसको ध्यान रखें कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी हुआ है, विद्युत मंत्रालय ने जारी किया। ये ध्यान है, विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को जारी किया है। तो जारी किया है तो कुछ बताया भी होगा। हाँ, इसमें ध्यान रहे कि क्या बताया है। समूह 1 में महाराष्ट्र है टॉप पे, तो ध्यान रहे कि महाराष्ट्र है नंबर 1 पे। और फिर यूपी का कहीं नाम दिख ही नहीं रहा है, तो चलिए महाराष्ट्र टॉप पर, इतना ध्यान रहे। नीति आयोग ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट जारी की। एग्जाम पूछेगा कि स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग ने जो है जारी किया है सतत विकास लक्ष्यों पर अपनी VNR रिपोर्ट, मतलब स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट जारी किए हैं। और SDG को समग्र लागू करने पर भारत का दृष्टिकोण क्या है? चलिए छोड़िए, ये कुछ SDG एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। SDG 1 में क्या है? गरीबी का अंत। गरीबी का अंत। यहाँ पर भी बात करें तो जो चरम गरीबी है वो 2022-23 में 2.3% रह गई है बस। फिर SDG 2 में क्या है? शून्य भूखमरी। पहले में है शून्य गरीबी का अंत, दूसरे में है शून्य भूखमरी। 5 में है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता। और 6 में है स्वच्छ जल और स्वच्छता। स्वच्छ जल और स्वच्छता। 7 में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा।
7 में क्या है, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। 9 में है उद्योग नवाचार अवसंरचना, उद्योग नवाचार अवसंरचना। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च, जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च। राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क और युवाओं के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। एग्जाम पूछेगा कि बायो E3 का फुल फॉर्म क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर, देखिए यहाँ फुल फॉर्म हिंदी में लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रहे अच्छे से। ओके, बायो 3 चैलेंज एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका विषय क्या है, सूक्ष्म जीवों, अणुओं और अन्य चीज़ों का डिज़ाइन, सूक्ष्म जीवों, अणुओं और अन्य चीज़ों का डिज़ाइन। ठीक है, और ये भी ध्यान रहे पॉइंट कि भारत में जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने की संभावना है, पहुंचने की संभावना है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 आया है। 18 अगस्त को राष्ट्रपति जी जो हैं इसको एसेंट कर दी हैं, ये भी ध्यान रहे। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 आया है, 18 अगस्त को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। इसके तहत एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना होगी, ये पॉइंट रहे ध्यान। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल बनेगा, तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड, राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल, ये सब चीज़ें बनेंगी। आयकर संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति ने 21 अगस्त को मंजूरी दी है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, ये भी बात ध्यान रहे। प्रावधान क्या है कि टैक्स ईयर में परिवर्तन किया गया है। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए निर्माण पूर्व ब्याज पर छूट मिलेगी। इसके अलावा बस करें, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 ये भी आया है। 20 अगस्त मतलब ये राष्ट्रपति जी ने जो है 22 अगस्त को मंजूरी दे दी है। प्रावधान जो है मतलब किसी प्रकार का विज्ञापन जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसके विज्ञापन इन सब पे बैन लगा दिया गया है, गैर कानूनी हो गया है। यहाँ देखिए, यह कानून ई स्पोर्ट्स को देश में प्रतिस्पर्धा खेल के वैध के रूप में मान्यता देता है। प्रशिक्षण अकादमी अनुसंधान केंद्र प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर स्थापित होंगे। तो ई स्पोर्ट्स ठीक है, लीगल है, लेकिन जो सट्टेबाजी ये सब चीज़ें हैं वो इलीगल हो गई हैं। खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम यह आया है। इसको जो है राष्ट्रपति जी 22 अगस्त को साइन कर दी हैं। और एक नया संस्थान बना है जो नाम चेंज हुआ है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट, ये नाम हो गया है। फिर इसके अलावा अलग अलग प्रावधान हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 आया है। तो गुवाहाटी में एक नया IIM बनने का कानून आया है। गुवाहाटी में एक नया IIM कहाँ बनेगा, गुवाहाटी बनेगा, और 550 करोड़ की लागत इसमें
सरकार दे रही है। ये भी ध्यान रहे कि वर्तमान में 21 IIM संचालित हैं। कितने? 21 IIM संचालित हैं। और भारत सरकार जल्द ही दुबई में IIM कैंपस शुरू करने जा रही है। तो पहला IIM जो विदेश में खुलेगा, कहाँ खुलेगा? दुबई में। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 इसको पेश किया गया है। उस पे क्या है इसमें प्रावधान की यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री, देखो सब इसमें शामिल हो गए, प्रधानमंत्री भी शामिल हो गए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री, चाहे केंद्र के, राज्य के, किसी गंभीर आरोप, अपराध, न्यूनतम सजा 5 वर्ष वाले में के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो बिना दोष सिद्ध हुए भी उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा और अपने आप लागू हो जाएगा। 31वें दिन जो है इस्तीफा देना होगा, हटाने की कार्यवाही हो जाएगी। विधेयक में प्रस्ताव क्या है? ये अनुच्छेद 75 में संशोधन करता है, ये भी बात ध्यान रहे। और इसमें संशोधन करके नया उपखंड 5A जोड़ा गया है। लोकसभा में विधेयक को लेकर हुए हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया। फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई है। तो फिजी के प्रधानमंत्री का नाम हल्का ध्यान रहे, श्री सिटिवेनी लिगाम-मादा राबुका। तो खाली सिटिवेनी ध्यान रहे बस। फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? सिटिवेनी ये भारत आए थे, सिटिवेनी भारत आए थे, सिटिवेनी आए थे भारत। बस इतना ध्यान रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय का आदि कर्मयोगी अभियान। तो आदि कर्मयोगी अभियान किसका है? जनजातीय कार्य मंत्रालय का है। ठीक है, ओके। इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास इस थीम पे कार्य हो रहा है। उद्देश्य क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय का आदि कर्मयोगी अभियान जो है, इसका उद्देश्य देख लें। उत्तरदायी और जनचालित शासन को सभी स्तरों पर बढ़ाना, जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर 1 लाख जनजातीय गांव विजन 2030 तैयार करना, ये सब चीजें हैं। बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा दिया है। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे ये बन गया राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये हल्का ध्यान रहे कि नेशनल हाईवे 9 पे, नेशनल एक्सप्रेस वे 9 है ये। केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हो गया। कौन? केरल। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। भारत ने ALMM के तहत 100 गीगावाट सौर PV निर्माण की उपलब्धि प्राप्त की है। भारत ने ALMM के तहत 100 गीगावाट सौर PV विनिर्माण की उपलब्धि प्राप्त की है। देखो फोटोवोल्टाइक सेल यूज होता है इसमें, PV सेल, ये हल्का ध्यान रहे, PCS में पूछा हुआ 2-3 बार। सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में फोटोवोल्टाइक सेल का यूज करते हैं। ये भी ध्यान रहे कि भारत की सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने का उद्देश्य है भारत का। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा प्राप्त करने का उद्देश्य है, या कहें कि लक्ष्य है। 2030 तक 500 गीगावाट। मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण की घोषणा। तो ग्रीनफील्ड हाईवे की घोषणा कहाँ हुई बनाने की? मध्य प्रदेश में।
नीति आयोग की होम स्टे पर पुनर्विचार, नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। हल्का से ध्यान रहे बस, ये सब मेंस वाली बातें हैं। भारत AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, ये ध्यान रहे। उन्नीस में यूनेस्को के संरक्षण में स्थापित एशिया प्रशांत प्रसारण संगठन जो है, इसमें 45 देश हैं, 45 देशों के 92 संगठन हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य था और 23वें जनरल कॉन्फ्रेंस इसका जो हुआ है एशिया प्रशांत प्रसारण विकास केंद्र का, फुकेत थाईलैंड में हुआ है और थीम थी जनता, शांति और समृद्धि के लिए मीडिया। ये ध्यान है कि मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए जी, नामित नहीं, शामिल। तो मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गई। अब 44 हो गए फिर तो। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई है ये सब। क्या? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ये सब नाम है जो महाराष्ट्र में है। जो 12 हैं उसमें से एक है तमिलनाडु में और बाकी 11 हैं महाराष्ट्र में। यहाँ देखिए अब जो है 44 हो गई कुल मिला करके। वर्ल्ड धरोहर सूची में जो है 44 शामिल हो गए भारत के, जिसमें से ये ध्यान है कि 36 हैं स्थल सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक, 1 स्थल है मिश्रित। तो 36, 7, 1 ये सब महाराष्ट्र में है। एक ठो है जिंजी का किला। जिंजी का किला है कहाँ पे? तमिलनाडु में। बाकी सब रायगढ़ का किला, राजगढ़ का किला, शिवनेरी का किला, प्रतापगढ़ का किला, पन्हाला, विजयदुर्ग, लोहागढ़, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खंडेरी का किला, ये सब महाराष्ट्र में है। जिंजी का किला तमिलनाडु में है। बैराबी सैरांग रेल लाइन के उद्घाटन के साथ आइजोल भारतीय रेल नक्शे से जुड़ा, ये बात ध्यान रहे। आइजोल जो है जुड़ गया हाल ही में। पहली बार रेलवे नेटवर्क से कौन जुड़ा? तो आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल जुड़ गया। और रेल लाइन का नाम है बैराबी सैरांग रेल लाइन। डीप ओशन मिशन के तहत भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी, तो डीप ओशन मिशन के तहत गोताखोरी की जाएगी। भारत ने महासागर की गहराइयों की खोज में नया इतिहास रच दिया। डीप ओशन मिशन के तहत एक भारतीय एक्वानाट माने जल सैनिक ने उत्तर अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया, जो अब तक की भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी है। 5000 मीटर तक का गोता लगा लीजिए। 5-6 अगस्त 2025 को फ्रांसीसी सबमर्सिबल नॉटिल से ये गोताखोरी की गई, जिसमें भारत के डॉक्टर राजू रमेश ने 4000 मीटर गहराई तक गोताखोरी की थी। हाँ, ये नाम रहे कि जो जतेंद्र पाल सिंह हैं, जतेंद्र पाल सिंह, इन्होंने 5000 मीटर तक गोताखोरी की। जतेंद्र पाल सिंह। मत्स्य 6000 नामक मानवयुक्त सबमर्सिबल 6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए विकसित की गई है। इसका परीक्षण दिसंबर 2027 तक होने की संभावना है। ये भारत का ही है। इसके फोकस क्षेत्रों में खनिज और हाइड्रोकार्बन की खोज, जैव विविधता अध्ययन, जलवायु अनुसंधान है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार मिला हुआ है। और थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की थीम पर केंद्रित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 देखें इसमें कौन है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 सुपर स्वच्छ लीग शहर, स्वच्छ शहर विशेष श्रेणी ऐसे बनाया गया, राज्यश्री शहर। तो 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर जो है पहले पे है, सूरत दूसरे पे, नवी मुंबई तीसरे। बस ये ध्यान है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। और 3 से 10 लाख की आबादी में ध्यान रहे कि नोएडा जो है ये पहले पे, नोएडा यूपी का है तो ध्यान है नोएडा। यूपी में अगर देखें हम स्वच्छ शहर श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला पुरस्कार मिला है अहमदाबाद को, और तीसरा है लखनऊ। इसमें इतना ही है। और कुछ नहीं है। गंगा शहर अगर चल, भारत में पशु रक्त आधान और रक्त बैंकों के लिए पहला दिशा निर्देश जारी हुआ है, तो जारी होने दो दिशा निर्देश। फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुए तो फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम देंगे, लेकिन फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ये हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति, फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। ये सब अलग अलग मुद्दों पे बात हुई है। पर्यटन, डिजिटल प्रौद्योगिकी। तो डाक टिकट भारत और फिलीपींस के राष्ट्रीय पुष्पों द्वारा प्रदर्शित किया गया कमल और संपागोइता। फिलीपींस का राष्ट्रीय पुष्प है संपागोइता। इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार का सफल प्रक्षेपण हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा कि किस प्रक्षेपण यान से हुआ है। GSLV S16 से हुआ है, श्रीहरिकोटा से। और कब? 30 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया GSLV S16 से, श्रीहरिकोटा से। इसको GSLV MK2 भी कहते हैं। वजन जो है 2300 किलोग्राम है और सूर्य तुल्य काली कक्षा में स्थापित किया गया है। L बैंड रडार और S बैंड रडार गया है इसके साथ में। और ये क्या करेगा? तो भूस्खलन का पता लगाएगा, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, इन सब की निगरानी करेगा। पाँच वर्ष का मिशन है, भी ध्यान रहे। नागालैंड में लुप्त प्राय एशियाई कछुए को पुनः संरक्षित किया गया। कहाँ पे? नागालैंड में। गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुए को नागालैंड के पेरेन जिले के जेलियांग सामुदायिक अभयारण्य में पुनः लाया गया है। नागालैंड के कभी आम रही यह प्रजाति, कौन प्रजाति? एशियाई कछुआ से भी पहले लगभग लुप्त हो गई थी। 1 दशक से पहले ही लुप्त हो गई थी। इन्हें जंगल के छोटे हाथी के रूप में जानते थे। कांडला में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन पूछेगा एग्जाम में। देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कांडला में। देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कांडला में हुआ है। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने कांडला में गुजरात में देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू कर दिया है। अरुणाचल में टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई है। टाटो सेकंड जो है जल विद्युत परियोजना कहाँ है?
तो अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसे खाली नाम ध्यान रहे। गुजरात में देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई। तो देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात में की गई है, गुजरात में। देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग प्रयोग कहाँ हुआ है? रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के लिए पहली बार हुआ है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग का प्रयोग हुआ है राजस्थान में, रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के लिए। हाँ, ये पॉइंट ध्यान रहे, एग्जाम पूछता है ये पीसीएस में कई बार। क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसके माध्यम से वर्षा की मात्रा बढ़ाने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, क्या सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ जैसे रसायनों का छिड़काव करते हैं। तो क्लाउड सीडिंग में किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ। सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ का यूज करते हैं। देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक लॉन्च हुआ है। तो लॉन्च होने दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन हुआ है, नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसवे। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस नाम इसका, नागपुर से पुणे, नागपुर से पुणे। सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन सेवा नागपुर से पुणे। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण हुआ है। रुद्रास्त्र का, ये एग्जाम में आ सकता है कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी क्या है? रुद्रास्त्र का सफल प्रक्षेपण हुआ है। 4.5 किलोमीटर लंबाई में फैली है ये, 4.5 किलोमीटर लंबाई में। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ठीक बात है। बाल न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान बना। देखें, केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ बना है? लद्दाख में। बस ध्यान अच्छे से, श्योक गांव में गलवान घाटी मार्ग पर केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ बना है? लद्दाख में। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक अभियान लद्दाख का ही है। दिल्ली विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली विधानसभा बन गई। पूछे गए, दिल्ली विधानसभा जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली विधानसभा बन गई है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट परियोजना के तहत पहली इमारत का उद्घाटन हुआ है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट परियोजना के तहत पहली इमारत का उद्घाटन हुआ है। उसका इमारत का नाम क्या है? कर्तव्य भवन, कर्तव्य भवन। विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम है, तेलंगाना में। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है बाबूजी वनम, तेलंगाना में। बाबूजी वनम, तेलंगाना।
कान्हा गांव में है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने पौधों के संरक्षण हेतु 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो छोड़ो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश। हाँ, भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला जो है पहला देश बन गया है। ये बात ध्यान रहे। AI फॉर ऑल। हाँ, ये ध्यान है भैया, इंपॉर्टेंट है ये। 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट आई है। कौन सी में? 16वीं। इसमें शेर की आबादी हो गई 891। अच्छे से ध्यान है, 891 शेर हैं भारत में। 891 शेर। और सर्वाधिक शेर कहाँ है? तो अमरेली जिले में है। ये भी ध्यान रहे हल्का सा, अमरेली जिले में सर्वाधिक शेर हैं। केरल 2020 से 25 के संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर है। तो संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में टॉप पर कौन है? केरल है। केरल, फिर कर्नाटक, 2 ध्यान रहे। केरल कर्नाटक टॉप पे हैं संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण में। ये एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है, ऐसे ध्यान रहे अलग से। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। ये प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 कौन लाया? शिक्षा मंत्रालय लाया। चलिए ठीक है। आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, ये एग्जाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ बनी? आंध्र प्रदेश में बनी, अमरावती में। अमरावती में। केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य, तो भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ बनेगा? केरल में। अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम चेंज होगा, अरलम तितली अभयारण्य बनेगा। अरलम तितली अभयारण्य। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। भूपेंद्र यादव जो है इसमें शामिल थे। हाँ, 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण की उद्देश्य है इसमें। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा। और ये जो इप्सा है, इप्का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था। उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को रोकना, संरक्षण प्रयासों को सहयोग देना, ज्ञान साझाकरण, वित्तीय तकनीकी सहायता और आबादी आवास को बनाए रखना। HAL को इसरो से SSLV तकनीक हस्तांतरण समझौता हुआ है। HAL
डसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन होगा। सेफ्रॉन और HAL में LEAP इंजन के पार्ट्स बनाने का समझौता हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी। ये ध्यान रहे कि ये 2011 वाला 15वीं जनगणना थी, अब 16वीं जनगणना 2027 में होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है और जातिगत जनगणना भी इसमें शामिल होगी, ये भी बात ध्यान रहे। 2 चरणों में होगी, 1 मार्च 2027 और 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। पहले तो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ सब में, और 1 मार्च 2027 से दूसरा चरण शुरू होगा। 2 चरण में होगी, 1 अक्टूबर 2026 फिर 1 मार्च 2027। जनगणना अधिनियम 1948 में आया था, ये हल्का ध्यान रहे। और इसमें ध्यान रहे चीज़ है कि घरों की सूची में 34 कॉलम के अंतर्गत आंकड़े एकत्र होंगे, जबकि जनगणना में 28 कॉलम होंगे। ये बात हल्का सा ध्यान रहे। जनगणना में कितने कॉलम होंगे? 28 कॉलम होंगे। भारत नॉर्वे के साथ सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण करेगा, ये ध्यान रहे। भारत ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उद्देश्य है गहरे समुद्र अन्वेषण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अनुसंधान, ध्रुवीय बर्फ जलवायु अध्ययन, अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर में मिशनों का समर्थन करना है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनेगा। कहाँ पे? मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।